दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता होंगे या नहीं होंगे, इस पर आज चर्चा करेंगे। वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेगी चुनाव। अकबर नगर ध्वस्त किया गया, जिसमें 1220 मकान के लगभग मकान पूरे ढा दिए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण खबर यह है, 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने वाले हैं, जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इनको लागू किया जाएगा। जो आज हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं, जो नए लोग हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके, और लाइक जरूर कीजिएगा। करते शुरुआत खबरों की। जो महत्वपूर्ण खबर है कि 1 जुलाई से जो 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, विभिन्न कानूनी पहलुओं और विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करते हुए 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन 3 नए कानून फिर से विचार का सवाल ही नहीं है। यह कहना है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। नए कानून को अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। इन कानून के लिए बहुत से लोगों ने तो ऐसा सलाह भी दे डाला है कि इसके लिए विरोध करना चाहिए, विपक्ष ने इसका विरोध करना चाहिए, जनता ने रोड पर निकलना चाहिए। तो क्या यह कानून लोगों के लाभ के लिए होगा या लोगों का नुकसान होगा? क्या इसमें जो लोगों की आजादी है, क्या आजादी छीनी जा सकती है, या फिर पुलिस को पूरा अधिकार दिया जाता है? क्या जैसे पहले अंग्रेज के जमाने में कानून थे, क्या उसी प्रकार से इस कानून का इस्तेमाल तो नहीं होगा? क्योंकि ये अभी लोगों के मन में शंका का विषय बना हुआ है। तो हम आ जाते हैं दूसरी खबर पर, क्योंकि वायनाड या रायबरेली कौन सी सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, इसका तो अब निर्णय हो चुका है। क्योंकि अब राहुल गांधी अपना रायबरेली के ही सांसद बने रहेंगे और वायनाड से जो प्रियंका गांधी है वो चुनाव लड़ेगी। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने भाषण पीटना चालू कर दिया है। अब कहा जाता है कि परिवारवाद की बात उन्हें करना चालू कर दिया है। अब परिवारवाद की बात करते हैं हम, तो भाजपा ने भी सुषमा स्वराज की जो लड़की है बांसुरी स्वराज को दिल्ली से लड़ाया है, तो इसको परिवारवाद नहीं माना जाएगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए की जो गठबंधन है उसमें। महाराष्ट्र में बात करेंगे हम, तो अजित पवार चुनाव नहीं लड़े, अजित पवार की पत्नी को टिकट दिया जाता है, तो ये भी तो उन्हीं के परिवार की होती है। अब यहाँ तो साफ कहना है कि जो सांसद के योग्य है, जो पावर रखता है, दम रखता है, जिसके पास पैसा है, वो चुनाव लड़ेगा, क्योंकि चाहे फिर वो परिवार का हो या बाहर का हो। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि जो प्रतिपक्ष का नेता होता है, जो विपक्ष से एक नेता होता है, उसमें राहुल गांधी को सभी ने उनका नाम सूचित किया है और राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाने की पूरी तैयारी कर लिया है। अब प्रतिपक्ष का नेता यदि राहुल गांधी बन जाता है, तो मोदी जी और राहुल गांधी को एक टेबल पर बैठना होगा। जितने भी अधिकार है, बहुत से अधिकार राहुल गांधी को मिल जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में बोला गया था कि ना तो उन्हें बोलना आता, ना वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यदि वो नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री के साथ अधिकार मिल जाता है। क्योंकि उनकी पढ़ाई के बारे में अगर सोचा जाए, तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी किया है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में सक्षम है। और उन्होंने जो भारत भर जो यात्रा किया था, उस यात्रा से उनको एक गंभीर रूप से देखा जाने लगा है। अब अगर ये नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, तो इनको जो अधिकार है, जैसे बड़े बड़े जो पद होते हैं वहां की नियुक्ति करना, और फिर सांसद में डायरेक्ट सवाल करने का अधिकार है। क्योंकि पहले केवल सांसद थे तो उनका माइक बंद कर दिया जाता था, या तो उनको सांसद से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब ना उनका भाषण रोका जा सकेगा और ना ही उनका माइक बंद कर सकेंगे, क्योंकि इतने अधिकार मिल जाते हैं। तो अब मोदी जी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल की जो सरकार थी और जनता, हमारे भारत की जनता ये समझती थी कि जो भी करना है मोदी जी अकेले कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब इस बार ये मुमकिन नहीं हो पाएगा,
क्योंकि अकेले निर्णय लेने का अधिकार मोदी जी को नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी ऐसे बहुत से समिति के सदस्य रहेंगे और राहुल गांधी का हर जगह हस्तक्षेप होगा, क्योंकि अब राहुल गांधी जो हिसाब ले सकेंगे, क्योंकि 10 साल किसी ने भी मोदी जी का यानी प्रधानमंत्री जी का हिसाब नहीं ले सके थे, लेकिन अब राहुल गांधी को पूरा अधिकार रहेगा कि हर बात पर वो नजर रख सकते हैं और हर बात पर वो सवाल कर सकते हैं। तो इसमें राहुल गांधी की जो सैलरी इनकम जो होती है वो इनकम भी बढ़ जाती है, उनको फर्स्ट क्लास सुविधा मिलती है, उनको सरकारी आवास भी मिलेगा और पूरी सभी सुविधाएं उनके लिए लागू होगी। अब बात आ जाती कि स्पीकर की, स्पीकर के लिए स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिलेगा तो वे क्या नाराजगी जता पाएंगे? कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर के पद के लिए पार्टी के 3 सीनियर नेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है। ये 3 नेता कुमारी शैलजा, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी है। 1 दशक बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। इस बार चुनाव में विपक्ष ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने 232 सीटों में से 99 सीटें जीती है और विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उम्मीद की जा रही कि यह विपक्ष के नेता का नाम तय करेगी। दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, जहां पर अकबर नगर है, वहां से कुकरेल नदी जाती है, जो कि नदी नहीं छोटा सा एक नाला है और वहां का पानी देखा जाए तो पूरा ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले की शहर की पूरी गंदगी वहां पर आती है और वो पानी पूरा काला हो गया है। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कुकरेल नदी का सौंदर्यीकरण के लिए अकबर नगर को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें 1240 मकान और धार्मिक स्थल को भी गिरा दिया है, जो कि पूरे वहां के जो बिल्डिंगें थी 3 मंजिला 4 मंजिला या जितने भी मंजिला होगी पूरे मलबे में तब्दील हो गई है। और वहां की जो जनता है, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे और मकान मालिक, इन्होंने इतने आंसू बहाए कि उनके पूरे आंसू उस मलबे में दब गए हैं। क्योंकि बहुत से जो रिपोर्टर हैं उन्होंने वहां का जो रोना और उनका जो दुख देखा तो उनने अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं कर सका है। तो आज अकबर नगर का नामो निशान के साथ समाचार भी समाप्त हो गए, क्योंकि वहां पर अब जो विकास होगा, जो वहां पर होटल खुलेगी, बड़े बड़े जो भी ऐसे बनेंगे, तो वहां जाने पर क्या उस व्यक्ति को खुशी मिल पाएगी? क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा है तो आप जरूर देखिए कि अकबर नगर का जो हाल है वो देखने पर ही इतना दुखी हो जाता है आदमी का मन, हम कह नहीं सकते। तो वहां जाकर के कोई भी एंजॉयमेंट कैसा करेगा? वहां जाकर के होटल में रुकेगा, होटल में कैसे नाश्ता कर पाएगा? अब वहां की जितनी भी जनता है, हजारों जो परिवार हैं, आज तो बेघर हो गए हैं। पता नहीं वो कहाँ रहते, किराए से रहते या कहीं तंबू बनाकर रहते हैं। इस पर वहां की सरकार ने जरूर ध्यान देना चाहिए और उनके पुनर्वसन के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करना चाहिए। हाल ही में सीनियर क्रिमिनल लॉयर इंदिरा जयसिंह ने कानून को लागू न करने को लेकर कानून मंत्री को पत्र लिखा था। साथ ही कई अन्य कानूनी जानकारों ने इस पर सवाल उठाया है। अब इस कानून के बारे में जैसे कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि ये लागू नहीं होना चाहिए, और कुछ कई लोगों की ऐसी ऐसी चर्चा है कि उसमें बताया जाता है कि ये कानून बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इस कानून में जो है, पहले के जो कानून में, इस कानून में जमीन आसमान का फर्क होगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही अगर गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे में आपको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, ये पुलिस का काम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें तो ऐसा है कि बिना बोले बिना बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक जेल में भी रखा जा सकेगा। मेडिकल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, जो कि पहले मेडिकल कराया जाता था। और उस व्यक्ति को कहाँ रखा जा रहा है, किस जेल में रखा जा रहा है, कहाँ लेके जाया जा रहा है, ये बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। ये इस प्रकार से एक खतरनाक रूप से कानून है, ऐसा पूरे जानकारों का मानना है। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और उनमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। इनमें स्नैचिंग से लेकर मॉब लिंचिंग तक शामिल किए गए हैं। साथ ही 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। साथ ही 83 ऐसी धाराएं या अपराध है जिनमें जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है। 23 अपराध ऐसे हैं जिसमें न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था, इनमें न्यूनतम सजा को शुरू किया गया। 19 धाराएं ऐसी है जिन्हें हटा दिया गया है।
साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक और सामुदायिक सेवा को भी रखा गया है। पहले यह नहीं था। राजद्रोह जैसे अपराध को अब नए कानून में हटा दिया गया है। BN2 संहिता की धारा 113 में आतंकवाद से संबंधित परिभाषा और सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए क्रिमिनल कानून बनाए हैं। 1 जुलाई से यह अमल में आएगा और इसके लिए 24 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नए कानून के तहत IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगा। हालांकि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को फिलहाल होल्ड कर दिया है, यानी धारा 106/2 फिलहाल लागू नहीं होगा। यह प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से संबंधित है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद अमल में लाया जाएगा। कुल 358 धाराएं और 20 नए अपराध परिभाषित है। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और इनमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। इसमें स्नैचिंग से लेकर के मॉब लिंचिंग तक शामिल किए गए हैं। साथ ही 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। साथ ही 83 ऐसी धाराएं अपराध है जिसमें जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे 23 अपराध है ऐसे जिसमें न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था। इसमें न्यूनतम सजा को शुरू किया गया है। 19 धाराएं ऐसी है जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक और सामुदायिक सेवा को भी रखा गया है। पहले यह नहीं था। राजद्रोह जैसे अपराध को अब नए कानून से हटा दिया गया है। BN2 संहिता की धारा 113 में आतंकवाद से संबंधित परिभाषा और सजा का प्रावधान है। CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन हुआ है। 9 नई धाराएं और कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई है। 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। BNSS 2023 में सबूतों के मामले में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को उनके निजी बांड पर रिहा करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होगी। पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुल 167 धाराएं थी। 6 धाराओं को निरस्त किया गया है और 2 नई धाराएं और 6 उप धाराओं को जोड़ा गया है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून होगा। देखते रहिए दोस्तों हमारा ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुथेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।